हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू स्पीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईवीएस सीटेट के लिए। और आज का जो टॉपिक है वो रहेगा मनुष्यों में पोषण। इसके अलावा हमने आवास को डिस्कस कर लिया है और साथ ही पेड़ पौधों के बारे में और पशु पक्षियों के बारे में एंड जो रेड डाटा बुक है, सिंचाई, ऐसे कई सारे टॉपिक हैं जिन पर हम वीडियो बना चुके हैं। तो यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें। और इसके अलावा जो लोग बीपीएससी यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती की यदि तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी हमने यहाँ पर 3 to 5 जो एससीईआरटी है उसकी ईवीएस को कंप्लीट किया है एंड 6 to 8 जो हिस्ट्री है उसको भी कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साइंस के भी वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और सभी के पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और समझते हैं कि मनुष्यों में पोषण किस प्रकार से होता है। तो मनुष्यों में भोजन करने से लेकर पाचन तक की जो प्रक्रिया होती है वो मुख्य रूप से 5 चरणों में होती है: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण। तो अंतर्ग्रहण यानी कि पहले भोजन को ग्रहण करना, उसके बाद पाचन। तो जो भोजन का पाचन है वो मुख से ही शुरू हो जाता है। जब मुख में भोजन को चबाया जाता है वहीं से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। उसके बाद अवशोषण होता है। तो भोजन का जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में सबसे ज़्यादा होता है और उसके बाद फिर कुछ बहुत बड़ी आंत में होता है। तो भोजन यानी कि जो पचा हुआ भोजन होता है उसके जो पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण करना और जो स्वांगीकरण होता है। तो अवशोषण के बाद जो पोषक तत्व हैं उनका शरीर की वृद्धि तथा विकास के लिए उपयोग में लाना, ये कहलाता है स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण के बाद फिर जो कुछ भोजन अपच रूप में बच जाता है यानी कि बिना पचा हुआ, तो उसका होता है उत्सर्जन। तो ये प्रमुख रूप से 5 चरण हैं और ये ऐसे पूछ भी लिए जाते हैं क्रम के रूप में कि मतलब कौन सा क्रम सही होगा। तो ये आपको याद रखने हैं कि पहले अंतर्ग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, उसके बाद स्वांगीकरण और उसके बाद उत्सर्जन। तो ये 5 चरण आपको याद रखने हैं। आगे हम बात करते हैं मानव में पाचन। तो मानव में पाचन जो होता है वो आहार नाल में होता है और जो आहार नाल है ये पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग भी होता है। और आहार नाल में ही कई भाग होते हैं जिनमें पाचन होता है, यानी कि आहार नाल में मुख गुहिका, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत एंड मलद्वार। तो ये सभी मिल करके आहार नाल का निर्माण करते हैं, यानी कि आहार नाल में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं मुख गुहिका को। तो जो मुख गुहिका है ये आहार नाल का पहला भाग होता है और मुख में लार ग्रंथि होती है जो लार का स्राव करती हैं एंड लार चावल के मंड को शर्करा में बदल देती है। तो लार में जो एमाइलेज एंजाइम निकलता है, ये एमाइलेज एंजाइम ही चावल के मंड को शर्करा में यानी कि ग्लूकोज में बदल देता है। और जो लार है ये भोजन को गीला करती है। इसके अलावा इसमें और भी एंजाइम निकलते हैं जैसे कि टायलिन एंजाइम हो गया और लाइसोजाइम एंजाइम। तो जो टायलिन एंजाइम होता है ये स्टार्च को माल्टोज शुगर में बदल देता है और जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है ये भोजन के जीवाणुओं को मारती है। तो भोजन में यदि कुछ जीवाणु हैं तो जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये उन जीवाणुओं को मार देता है। इसके बाद हम देख लेते हैं मुख में ही हमारे जो दांत होते हैं। तो हमारे जीवन काल में दांतों के 2 सेट होते हैं, एक तो होते हैं दूध के दांत और दूसरे होते हैं स्थायी दांत। तो जो दूध के दांत होते हैं वो 20 दांत होते हैं और ये 8 वर्ष की आयु तक गिर जाते हैं, यानी कि पहले जब बच्चे का जन्म होता है तो एक भी दांत नहीं होते, फिर दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। उसके बाद 8 वर्ष की आयु तक वो दांत गिर भी जाते हैं और फिर वो दोबारा से जमते हैं। तो ये जो दांत गिर जाते हैं वही दूध के दांत कहलाते हैं और इनको द्विबार दंती भी कहा जाता है क्योंकि ये 2 बार निकलते हैं। इसके अलावा स्थायी दांत होते हैं जो कि गिरते नहीं हैं और जब गिरते हैं तो फिर निकलते नहीं। इनके प्रकार, दांतों के प्रकारों की यदि हम बात करें तो 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृंतक की यदि बात करें तो भोजन को काटना इनका कार्य होता है एंड जो रदनक होते हैं ये भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं एंड जो अग्रचवर्णक हैं ये चबाना और जो चवर्णक हैं ये पीसना इनका कार्य होता है। संख्याओं की यदि हम बात करें तो कृंतक जो दांत होते हैं इनकी संख्या 8 होती है, रदनक की 4 और अग्रचवर्णक 8 होते हैं एंड चवर्णक जो होते हैं वो 12 होते हैं। और उसके बाद दंत सूत्र भी देख लेते हैं क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है। तो 2/2
आई से मतलब है इंसीजर, एंड 1/1 सी से मतलब है कैनाइन, एंड 2/2 प्री मोलर और 3/3 मोलर। और इनका जो मल्टीप्लाई है 2 से करवाया जाता है। ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई ऊपर में भी होगा और नीचे में भी होगा, क्योंकि जो हमारे दांतों का जो सेट होता है वो 2 भागों में ही होता है, यानी कि ऊपर के दांत होते हैं और नीचे के दांत होते हैं। तो जो हमने पहला बताया इंसीजर यानी कि कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो जब आप 2 का मल्टीप्लाई 2 में करवाएंगे तो 2 2 जा 4, एंड फिर इसी 2 का मल्टीप्लाई नीचे 2 में भी करवाएंगे तो 2 2 जा 4, यानी कि 4 + 4 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो जो कृंतक दांत होते हैं वो 4 ऊपर और 4 नीचे। इसी तरीके से सभी दांत मतलब जितने ऊपर होते हैं उतने ही नीचे होते हैं। तो ये 2 सेट में रहता है, ऊपर और नीचे के दांत। तो इसी वजह से इस तरीके से फॉर्मूला बनता है, एंड मल्टीप्लाई सभी में 2 का यहाँ पर रहेगा। तो ये दांतों का फार्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है। एंड आगे हम बात कर लेते हैं दांत के ऊपरी परत को इनेमल कहते हैं, जो कि सबसे मजबूत भाग होता है। और ये जो इनामेल है ये कैसे बना होता है, तो ये बनता है कैल्शियम एनेमेलिन लवण का बना होता है। अब हम बात कर लेते हैं जीभ की। तो जीभ में स्वाद कलिकाएं होती हैं जो स्वाद लेने में मदद करती हैं। तो जो जीभ होती है उसमें हमें जो स्वाद कलिकाएं होती हैं वो अलग अलग भाग में अलग अलग स्वाद का पता चलता है। जैसे कि इस तरीके से जीभ होती है, तो जो अग्र भाग होता है जीभ का, ये आगे वाला भाग, यहाँ से हमें मीठे स्वाद का पता चलता है। इसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है अग्र मध्य, तो यहाँ से हमें पता चलता है नमकीन का स्वाद। और उसके बाद फिर और ऐसे अगर देखें तो ये होता है पार्श्व भाग, जहाँ से हमें खट्टे स्वाद का पता चलता है। और फिर होता है सबसे पीछे का भाग, जहाँ से हमें तीखापन यानी कि कड़वे का स्वाद पता चलता है। आगे अब हम बात कर लेते हैं, अभी हम मुख गुहा को पढ़ रहे थे, एंड मुख गुहा के बाद ग्रास नली। तो जो ग्रास नली होती है ये पतली लंबी नली मांसल संरचना है जो अमाशय को मुख गुहा से जोड़ती है। और इसी नली से होकर के जो भोजन है वो मुख से अमाशय तक चला जाता है। और फिर हम अमाशय की यदि बात करें तो अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है। ये चपटा एवं जे की जे के आकार का होता है। और आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। एंड अमाशय का ऊपरी सिरा ग्रसिका से तथा निचला सिरा छोटी आंत से जुड़ा रहता है। यानी कि जो अमाशय होता है, अमाशय में भोजन ग्रास नली के माध्यम से आता है, तो अमाशय ऊपर की तरफ ये ग्रसिका से जुड़ा होता है और नीचे की तरफ ये छोटी आंत से जुड़ा होता है, क्योंकि जो भोजन है वो अमाशय से फिर छोटी आंत में चला जाता है। अमाशय की दीवार से श्लेष्मा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पाचक रस का स्राव होता है। तो जो अमाशय है, यहाँ से अमाशय से सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है कि जो अमाशय है वो किस अम्ल का स्राव करता है, तो ये करता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ये इम्पोर्टेंट है। और जो HCl है ये भोजन को पचाता है, और HCl में जो जैसे कि जो जहर है उसको भी पचाने की क्षमता होती है, और ये जीवाणुओं को भी नष्ट कर देता है। और ये हमारा जो अमाशय है उसको भी पचा सकता है, यानी कि पचाने की जो क्षमता है इसके अंदर बहुत होती है। लेकिन जो श्लेष्मा है, ये श्लेष्मा HCl से अमाशय की सुरक्षा करता है, क्योंकि इसके दीवार में श्लेष्मा होता है और फिर उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक होता है। तो श्लेष्मा सुरक्षा करता है अमाशय की, ये आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं छोटी आंत की। तो छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, और भोजन का जो सबसे ज़्यादा पाचन होता है वो यहीं पर होता है। इसकी लंबाई होती है 6 से 7 मीटर, और यह यकृत तथा अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। तो यहाँ पर हम यकृत की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले यकृत जो है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और पित्त रस का स्राव करती है। इसके अलावा जो पित्त रस है ये वसा को पचाने में सहायक होता है, तो ये आपको याद रखना है। और पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है, ये यकृत से होता है। इसके अलावा पित्त रस का संग्रहण कहाँ पर होता है, तो ये होता है पित्ताशय में। तो इन दोनों में एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है, तो वहाँ पर आपको यकृत और पित्ताशय दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको इसको अच्छे से याद रखना है कि जो पित्त रस है इसका स्राव यकृत से होता है, जबकि उसका जो संग्रहण है वो पित्ताशय में होता है। और पित्त रस वसा को पचाने में सहायक होता है, ये भी आपको याद रखना है। एंड बात यदि हम करें अग्नाशय की, तो जो अग्नाशय है ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्योंकि पहली कौन सी है वो यकृत है, एंड दूसरी है अग्नाशय। इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि ये एंजाइम और हार्मोन दोनों का ही स्राव करती है।
और इससे निकला रस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को सरल रूप देता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट को शर्करा यानी कि ग्लूकोज में चेंज कर देता है, और वसा को ग्लिसरॉल में एंड प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं छोटी आंत के आंतरिक भाग में अंगुली समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं, और ये संरचनाएं पचे हुए भोजन का अवशोषण करती हैं। आगे बात करते हैं बड़ी आंत की। तो बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर एंड जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। यानी कि दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है, वो होता है छोटी आंत में, एंड जल और खनिज लवणों का अवशोषण कहाँ पर होता है, वो होता है बड़ी आंत में। जिस तरीके से पेड़ पौधों में आपने देखा होगा कि जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, तो जो जाइलम है वो जल का अवशोषण करता है एंड जो फ्लोएम है वो भोजन का अवशोषण करता है। उसी तरीके से मनुष्य में भी छोटी आंत और बड़ी आंत, तो छोटी आंत भोजन का अवशोषण करती है एंड बड़ी आंत में जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है, यानी कि बड़ी आंत के बाद फिर जो भी अपचित भोजन बचता है वो मलाशय में चला जाता है तथा गुदा द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हो गया मनुष्य का पूरा पाचन तंत्र, इस तरीके से पाचन होता है। अब हम देख लेते हैं घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। तो जानवर भोजन को जल्दी जल्दी ग्रहण करके अमाशय में इकट्ठा कर लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा वापस करके अमाशय से अपने मुंह में ला करके जुगाली करते हैं। यानी कि पहले जो जानवर है वो पूरा खा लेते हैं, जल्दी जल्दी इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो आराम से बैठ करके उसको वापस ला करके खाते रहते हैं, जिसे जुगाली कहते हैं। एंड घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, यानी कि जो घास फूस होता है, वनस्पतियाँ होती हैं, उनमें सेलुलोज की मात्रा पाई जाती है, और मानव में सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता, क्योंकि जो जानवर हैं तो जानवर में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच थैलीनुमा संरचना होती है जिसे अन्ननाल कहते हैं, और यहाँ पर सेलुलोज का पाचन कुछ जीवाणुओं द्वारा होता है, और ये जो अन्ननाल है ये मनुष्य के आहार नाल में पाई नहीं जाती, इसी वजह से मनुष्यों में सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता। तो यदि हम घास फूस खाएँ भी तो उसको पचा नहीं पाएंगे। इसके अलावा आगे हम देख लेते हैं पोषक तत्वों के बारे में। तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन, खनिज लवण एवं जल आदि पोषक तत्वों का होना आवश्यक है, क्योंकि जो पोषक तत्व होते हैं ये हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं और हमारे शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं, वृद्धि में भी सहायक होते हैं, साथ ही रोगों से भी सुरक्षा करते हैं हमारे शरीर की। तो इस वजह से जो पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं विभिन्न पोषक तत्वों की प्राप्ति के प्रमुख स्रोत तथा उनकी कमी से होने वाले रोग। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन के स्रोत क्या क्या हैं? अंडा, मछली, सोयाबीन, राजमा, दाल। सबसे प्रमुख जो स्रोत होती हैं वो प्रोटीन की वो दालें ही होती हैं। और इसके अलावा इनकी कमी से रोग क्या होता है? प्रोटीन की कमी से तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट अनाज, आलू, शकरकंद और पपीता आदि में पाया जाता है, और इसकी कमी से शरीर कमज़ोर होना, त्वचा में झुर्रियाँ पड़ना आदि रोग हो जाते हैं। एंड वसा की यदि बात करें तो अंडा, मछली और मांस, मूंगफली एवं सभी प्रकार के तेल में जो वसा है वो पाया जाता है, और कमी से रोग क्या होते हैं? त्वचा की चमक कम होना एंड शारीरिक वृद्धि का रुक जाना। आगे बात कर लेते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन ए की सबसे पहले यदि हम बात करें तो विटामिन ए का जो स्रोत होता है वो होता है अंडा, मछली, गाजर, आम, दूध, हरी सब्जियां। एंड विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है? तो रोग हो जाता है रतौंधी। एंड विटामिन बी की यदि हम बात करें तो विटामिन बी छिलकेदार अनाज और दाल, हरी सब्जियां आदि में पाई जाती है, एंड इससे हो जाता है बेरी नामक रोग। इसके अलावा जो खट्टे फल हैं इसमें विटामिन सी पाई जाती है, और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। एंड विटामिन डी सूर्य की किरणें दूध, दही, अंडा, मछली आदि में पाई जाती है, और इससे हो जाता है रिकेट्स। एंड जो विटामिन ई है ये अंकुरित अनाज, फल, सब्जी, घी, तेल, दूध आदि में पाई जाती है, और इससे बांझपन या फिर नपुंसकता आदि रोग हो जाते हैं। एंड विटामिन के की यदि हम बात करें तो बंद गोभी, टमाटर, अंडा, सोयाबीन, हरी पत्तियाँ आदि में पाया जाता है,
और रक्त का थक्का न जमना, ये विटामिन के की कमी से हो जाता है। तो ये तो थे विटामिन के स्रोत और उनकी कमी से होने वाले रोग, किंतु यहाँ पर एक चीज़ और पूछ ली जाती है कि इनका जो रासायनिक नाम है वो क्या क्या होता है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो होता है रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, एंड विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल, एंड विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई होती है टोकोफेरॉल, और विटामिन के को कहते हैं फिलोक्विनोन। तो ये सभी नाम भी आपको याद रख लेने हैं। आगे हम बात कर लेते हैं विटामिन के, मतलब विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और भूख लगने का पता मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से चलता है, यानी कि यदि हमें भूख लगती है तो ये हमें कैसे पता चलता है, ये मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से पता चलता है। आगे हम बात करते हैं उधियु के बारे में। तो सर्दियों में, यहाँ पर सर्दियों होगा फ्रेंड्स, सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं और उसको सील बंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रख कर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को उधियु कहते हैं। और जो उधियु है इसका गुजराती भाषा में अर्थ होता है उल्टा। उधियु के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों को खाया जाता है, साथ में मक्खन दही छाछ भी ली जाती है। आगे हम बात कर लेते हैं लिंगहू फेन की। तो ये सांप के मांस से बनाया जाता है और जिसे हांगकांग में खाया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में कई बार पूछा गया है। एंड खाने की चीज़ों को जल्दी ख़राब होने से बचाने के घरेलू उपाय। तो घरेलू उपाय क्या होते हैं, जैसे कि दूध को उबाल लेते हैं, तो दूध को उबालने से जल्दी ख़राब नहीं होता। और जो हरा धनिया है उसको गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। एंड पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। और प्याज और लहसुन की यदि हम बात करें तो खुले में रखते हैं एंड नमी से बचा करके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं एंड आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।